सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पूरे वीक के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। गोसार्ट GW सैटेलाइट है, एक टॉपिक है आपके लिए फ्रेम होता है, जो पब्लिश भी हुआ था कैथोडो लुमिनेंस के बारे में, और बैरो कैलोरिक इफेक्ट क्या है, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स क्या है, निपाह वायरस, देन डिजिटल फॉसिल माइनिंग क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए एडिटिंग, इसमें एक कंसेप्ट है बेस एडिटिंग या बेस एडिटर्स, और क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। नोबल रॉट एंड बॉट्राइटिस सिनेरिया करके एक टॉपिक आएगा। फिर आपका एक टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP और सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दो टॉपिक्स हैं। एक्सियोम मिशन के ऊपर कुछ कंसेप्ट हम वो डिस्कस जो है करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक आपका कि जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट को। अभी क्लाइमेट चेंज को लाइक जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, इसको जानने का जो उद्देश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी के लिए जो एक सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है, दैट इज़ गोसार्ट GW सैटेलाइट, ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। तो ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के अंदर ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है दैट विल ऑल्सो भी लाइक उसको मॉनिटर किया जाएगा, और प्रॉपर जो वाटर साइकिल है दैट विल ऑल्सो भी मॉनिटर्ड। और किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? जापान के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया। तो ये जो इवेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस इवेंट के हिसाब से जो भी हमारे पास डेटा आएगा और जो भी स्टडी होगी, उस बेसिस पे वी विल से कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और जो भी कदम उठा रहे हैं क्या उससे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कितने लेवल तक बढ़ सकता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रेजेंट लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पूरा का पूरा मिशन है, इस मिशन के अंदर जो कि जापान का मिशन है और ये सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया जा रहा है तेनेगा शीमा स्पेस सेंटर से। तो जो रॉकेट इस्तेमाल है, इस रॉकेट का नाम है S2A रॉकेट। तो रॉकेट का नाम आपको याद रखना है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो रॉकेट है इसका 50th ये मिशन है। 50th मिशन के बाद ये रिटायर किया जाएगा, इसका दोबारा से इस्तेमाल आपका नहीं किया जाएगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जगह नया रॉकेट इस्तेमाल होगा जिसका H3 रॉकेट। अब जैसे इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप कोई प्रश्न आपके बन जाए कि ये जो रॉकेट है, लाइक फॉर एग्जांपल मेंशन, दे कैन मेंशन S2A रॉकेट या S3 रॉकेट, फिर उसको मैच कर सकते हैं, दे कैन मैच द फॉलोइंग टाइप ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे फाल्कन 9 रॉकेट ये किससे रिलेटेड है, S3 रॉकेट किससे रिलेटेड, S2A रॉकेट किससे रिलेटेड है। तो वी शुड नो कि ये जो S2A रॉकेट है ये कहाँ किससे रिलेटेड है। मतलब जैसे इस रॉकेट को मेनली जापान की स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, इसी तरीके से अभी S3 रॉकेट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे वो किससे रिलेटेड है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है। अब देखो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स का अगर बात किया जाए, फिर टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, तो मेनली ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर करना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर साइकिल को देखना, जैसे इससे एसोसिएटेड सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, समुद्र की सतह में टेम्परेचर कितना है, बारिश का लेवल कितना है। और ये गोसैट सीरीज़ की तीसरी सैटेलाइट है वो जो कि लॉन्च की जाएगी, और जो भी डेटा होगा उस डेटा को शेयर किया जाएगा, क्योंकि इससे जैसे ग्रीन हाउस गैस का लेवल अगर हमें पता है तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ग्लोबल वार्मिंग कितने लेवल तक हो सकती है, टेम्परेचर जो इंक्रीज़ है वो कितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा जो डेटा है दैट इज़ गोइंग टू कम। फिर यहाँ पे जो नया रॉकेट है, द न्यू रॉकेट दैट इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इज़ H3 रॉकेट। ये जो H3 रॉकेट है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस H3 रॉकेट, H3 रॉकेट की अगर हम बात करें तो ये कॉस्ट इसका कंपेरेटिवली कम है, S2A रॉकेट से ज़्यादा ये भार उठा के ले जा सकता है। इसे मित्सुबिशी जो कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। एक और रॉकेट है एप्सिलॉन रॉकेट करके है, ये भी थोड़ा छोटे साइज़ का है, और इसको भी आईएचआई एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया जापान के अंदर ही। तो ये आपको पता क्या होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल S3 रॉकेट के बारे में, गोसैट GW जो सैटेलाइट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट ऑल्सो वी शुड नो। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, एक बार ट्राई करना है आपको आंसर करने का, कि रिसेंटली जो लॉन्च गोसैट GW सैटेलाइट है जापान के द्वारा, ये प्राइमरली इसका फोकस क्या है, तो आपको याद रखना है प्राइमरली ये मॉनिटर करता है ग्रीन हाउस गैसेस और वाटर साइकिल पैरामीटर्स को। एक तो ये है। दूसरा S2A रॉकेट अगर देखा जाए रिसेंटली जापान के द्वारा जो है जो रिटायर किया गया है, तो ये जो है ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट है विथ सॉलिड फ्यूल बूस्टर। ठीक है, ये क्या है, दैट इज लिक्विड फ्यूल रॉकेट है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट है।
इसमें जो इस्तेमाल किया गया। और इसमें सॉलिड फ्यूल आपका बूस्टर्स, बूस्टर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये आपका रॉकेट है, इस रॉकेट में ऐसा एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए अलग से एक ऐसा साइड में लगाया जाता है जिसको बूस्टर बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना बूस्टर्स क्या होते हैं। तो ये रॉकेट के अंदर उसमें लगाया जाता है, एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू गोसार्ट सैटेलाइट की अगर बात करें तो गोसार्ट जो है थर्ड है ऐसा ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स कंसिडरेशन में देखा जाए, और ये हाई रिजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा शेयर करेगा इंटरनेशनल एजेंसी से, और ये मॉनिटर करेगा चेंजेस ओशन सैलिनिटी, समुद्र के में जो सैलिनिटी है इसको मॉनिटर करना, ओजोन लेयर, ऐसा डायनेमिक्स, ऐसा कुछ भी इसको नहीं देखना है। इट विल सी द वाटर साइकिल से रिलेटेड ज़्यादातर ये क्या देख सकता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर में अगर कुछ बदलाव है तो उस पर उसकी नज़र होगी, बाकी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे 1 और 2 आंसर, 1 और 2 स्टेटमेंट आपका सही। देखो क्वेश्चन इस तरीके से टॉपिक से आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट वी कॉल इट एज कैथोडोल्यूमिनेंस। बेसिकली कैथोडोल्यूमिनेंस का कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड एक इन्वर्स इफेक्ट भी है जिसे हम इन्वर्स इफेक्ट एक्स भी बोलते हैं। तो कैथोडोल्यूमिनेंस कब क्या होता है, तो जैसे क्या होता है कि जैसे सब आपको ये देखना है, ये जैसे कोई भी ऐसा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, और जब इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल को स्ट्राइक करेगा और लाइट इससे एमिट होगी, ठीक है। तो मतलब पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मटेरियल को स्ट्राइक करेगा, देन लाइट जो है वो आपका एमिट करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनपुट है और आउटपुट फोटोन या लाइट है, तो इसको कैथोडोल्यूमिनेंस बोलता है। लुमिनेंस वर्ड मतलब ऐसा कोई लाइट सा निकलना। इसका जो उल्टा है कि जब लाइट मतलब व्हेन लाइट स्ट्राइक द मटेरियल, जब कोई भी ऐसा लाइट मटेरियल को स्ट्राइक करेगी, जैसा मटेरियल है इधर जो है स्ट्राइक क्या करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी मटेरियल पे, और है ना, द लाइट इज गोइंग टू स्ट्राइक द मटेरियल, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा, जो कि कैथोडोल्यूमिनेंस का उल्टा है। तो ये जो है इसको हम इन्वर्स इफेक्ट एक्स बोलते हैं, या फिर इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये न्यूज़पेपर के अंदर ही आया है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज बैरो कैलोरिक इफेक्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बैरो कैलोरिक इफेक्ट। बैरो कैलोरिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, दैट वी शुड नो। ये न्यूज़पेपर में बहुत ही मतलब ऐसा साइड में छोटा सा टॉपिक आया है, द कंसेप्ट ऑफ बैरो कैलोरिक इफेक्ट। तो ये क्या है इसको देखते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द बैरो कैलोरिक इफेक्ट, इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब व्हेन यू टॉक अबाउट द बैरो कैलोरिक इफेक्ट। एक तो प्रेशर, किसी चीज़ को अगर हम ऐसा प्रेशर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक मटेरियल है, जैसे अगर आप देखो इस डायग्राम में, तो ये एक मटेरियल है जो कि बैरो कैलोरिक इफेक्ट शो करता है। तो ये एक मटेरियल है, अगर इस मटेरियल पे लाइक अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे मटेरियल क्या है, ये बैरो कैलोरिक इफेक्ट शो करता है। इस मटेरियल में अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे ये प्रेशर इस टाइप से तेजी से अप्लाई किया जाएगा, व्हेन द प्रेशर विल बी अप्लाइड या प्रेशर विल बी रिलीज्ड, दोनों ही कंसिडरेशन में देयर विल बी सम रेस्पॉन्स। हीट रेस्पॉन्स जो है ये थर्मल रेस्पॉन्स देखने को इसमें मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज बहुत प्रेशर ऐड किया जाएगा तो हीट क्या होगी, हीट बेसिकली इसमें लाइक जो है जनरेट हो सकती है। अगर प्रेशर रिलीज किया जाता है, लाइक इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द प्रेशर, तो दैट इज़ गोइंग टू लाइक, जैसे प्रेशर अगर रिड्यूस किया जाएगा तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा। हाई प्रेशर, जैसे ज़्यादा प्रेशर अगर इस मटेरियल पे लगाया जाएगा तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल में मौजूद मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत पास पास आ जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू हीटिंग। जो हीट है हीट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ऐसे ही आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया, इफ़ यू हैव रिलीज द प्रेशर या रिड्यूस कर दिया प्रेशर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट। अब हो क्या रहा है कि जैसे मान लो कि जब भी आप कूलिंग और इन सब के लिए जब हम डिपेंडेंसी अपनी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम निर्भर करते हैं रेफ्रिजरेशन और इन सब के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का जैसा क्लाइमेट में नुकसान, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा, या ऐसे कुछ गैसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि ओवरऑल क्लाइमेट में बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। तो इसके अल्टरनेटिव के रूप में इस इफेक्ट पर जो बेस्ड मटेरियल है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे ऐसे मटेरियल, गैस की जगह ऐसे मटेरियल को यूज़ करना जो कि बैरो कैलोरिक इफेक्ट शो करें। अब अगर बैरो कैलोरिक इफेक्ट शो करेंगे तो इंस्टेड ऑफ दीज गैसेस, रेफ्रिजरेशन के लिए इन मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो आपका किया जा सकता है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली जो रेफ्रिजरेशन है इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, इंस्टेड ऑफ
लाइक CFC इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई मटेरियल्स हैं, लाइक न्यू पेंटाइल ग्लाइकोल करके है, मेटल कुछ अलॉयज़ होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ये कुछ है। इनका फ्यूचर के अंदर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ऑन चिप इन कूल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन चिप कूलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑन चिप कूलिंग, इमर्जन कूलिंग हमने पहले के सेशंस में डिस्कस किया हुआ है, या ग्रीन एनर्जी सिस्टम, ऐसे बहुत सारी जगहों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतना समझना है आपको कि ये जो बैरो कैलोरिक अफेक्ट है, ये बैरो कैलोरिक अफेक्ट सारे मटेरियल में नहीं देखने को मिलेगा, ये मात्र उन्हीं मटेरियल को देखने को मिलेगा सर्टेन मटेरियल पे जो ये अफेक्ट शो कर सकते हैं। और अफेक्ट का मतलब ये है कि ये हीट रिस्पॉन्स शो करते हैं या थर्मल रिस्पॉन्स शो करते हैं अगर प्रेशर में कोई चेंज किया जाता है। अगर प्रेशर में कोई चेंज होगा तो जो भी प्रेशर में अगर कोई चेंज है, कोई बदलाव जब देखने को हम मिलेगा, इफ देयर इज अ चेंज इन द प्रेशर, जो थर्मल रिस्पॉन्स है, थर्मल रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं जो थर्मल रिस्पॉन्स आपका विजिबल जो है वो होगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि बैरो कैलोरिक इफेक्ट बेसिकली क्या है और इसका ओवरऑल लाइक ये जो मटेरियल्स हैं इन पर क्या असर पड़ता है, ये मटेरियल का स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो क्या है। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये जो जैसे अब ये वीक के अंदर ही न्यूज़पेपर के अंदर ही सारे टॉपिक्स डिस्कस आपके हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। वीकली बेसिस में जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, मतलब अगर इफ विल सी लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, तो उसमें लगातार पिछले महीने के भी सारे टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं और ये भी फर्दर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अगर इनको आप अच्छे से कवर करेंगे तो साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर्ड हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाएंगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 15-15 क्वेश्चन इन एरिया से आ रहे हैं, तो आप इनको ऐसा मिस नहीं कर सकते हैं, इनको कवर करना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, EDCs एक टर्म यूज होता है, ये क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है एंडोक्राइन, एंडोक्राइंस क्या होता है, कोई शरीर में जो आपका मौजूद कोई भी ग्लैंड या ऑर्गन्स जो कि हार्मोन को बनाते हैं और ब्लड में रिलीज करते हैं। आप खुद सोचो कि क्या पॉसिबल है कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो ऐसी एक्टिविटी होती हैं या हमारा इवन आइडेंटिफिकेशन वो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स सही से वर्क नहीं करेंगे या हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बहुत सारे लेवल पे हमको डिफिकल्टीज होंगी, बहुत सारे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। अब हो क्या रहा है कि जो ये एंडोक्राइंस है ना, बहुत सारे हमारे केमिकल्स शरीर में जा रहे हैं जो कि इन एंडोक्राइंस को डैमेज कर रहे हैं। एंडोक्राइंस जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्गन्स या ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, दीज केमिकल बेसिकली ये क्या करते हैं, इन एंडोक्राइंस का खात्मा कर रहे हैं। और ये केमिकल्स कहाँ पे मौजूद है, माइक्रोप्लास्टिक में। माइक्रोप्लास्टिक है, जैसे बहुत सारे सैंपल्स लिए गए ब्लड के, बहुत सारे ऐसे सैंपल्स लिए गए और मतलब ये पता चला कि लाइक 89% इंडियन ब्लड सैंपल्स में ये माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। और इस माइक्रोप्लास्टिक के अंदर ही ये सारे केमिकल्स मौजूद है जिसे हम EDCs या एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स बोलते हैं, जैसे BPA है, BPS है और पैथलेट्स है, PFAS है, इनको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये सारे केमिकल्स और ये इतने हार्मफुल्स होते हैं, मतलब ये जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हैं, जैसे मतलब ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हार्मोन्स को ये डिसरप्ट करते हैं, इनका बनाना और ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट होती है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जितने भी हार्मोन्स हैं इनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, इसका लोगों को अवेयर करना, माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो ऐसा हमें कोशिश करना है, हेल्दी डाइट की तरफ हमें जाना है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रीच ना करे तो ऐसा हमको कोशिश करना, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना है, नॉन टॉक्सिक हो ऐसा भी देखना है। इसी तरीके से यही एक केमिकल है जिसका नाम PFAS है। तो ये भी क्या है कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा समय तक मौजूद होते हैं। इस पर UPSC ने 2024 में प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा। तो ये वाटर में, एयर में, फिश, सॉइल, हर जगह पे ये मौजूद होते हैं और दे आर फाउंड इन मैनी बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी ये आपके मौजूद होते हैं। जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उसमें भी मौजूद होते हैं। तो नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स आपके हैं उसमें कहीं ना कहीं जैसे अगर हम उस पर कुछ बनाते हैं तो धीरे धीरे उसमें रिलीज होकर हमारे शरीर में भी ये रीच कर सकते हैं। फायर फाइटिंग फोम में, फूड पैकेजिंग, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है, PFS बोलते हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा समय तक ये एनवायरनमेंट तक में रहेंगे, बहुत ही स्लो इनका ब्रेकडाउन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे प्रश्न आपको बन सकता है कि एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स इनमें से कौन सा है। तो एक तो BP है जिसे बिसफिनॉल A बोलते हैं, फैथलेट्स है DH,
पी या DPB बोलते हैं, PFAS है, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाइज सब्सटेंस है, सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं है। तो इसमें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स बेसिकली इसमें 1, 2 और 3 जो है ये आपका इंक्लूडेड होता है। इसमें 1, 2, 3 जो है ये ध्यान में रखना है। तो तीनों ही चीज़ें इसमें जो केमिकल्स हैं ये इसके अंदर हैं। तो ये मेनली प्लास्टिक में इस्तेमाल होते हैं और ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट के अंदर हो सकते हैं, और ये एंडोक्राइन जो हमारा ग्लैंड है उसको या जो भी ऑर्गन्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनको भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपके लिए फ्रेम हो सकता है। अब इसमें देखो माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका जो अगर आप साइज़ देखोगे दैट इज़ स्मॉलर देन 5 mm डायमीटर। फाउंड कहाँ होते हैं? इंसान के ब्लड में, प्लासेंटा में, इवन सीमेन में मौजूद होते हैं। इनर्ट है, पोज नो हेल्थ रिस्क। तो गलत ही है कि मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो माइक्रोप्लास्टिक है उसको ऐसा हेल्थ में कोई भी ऐसा नेगेटिव रिस्क ना दे। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इसमें आपका सही स्टेटमेंट आपका बनता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज निपाह वायरस। एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं निपाह वायरस है। निपाह वायरस क्या है? ये एक जूनोटिक वायरस है। ठीक है, इट्स अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस का मतलब ये है कि ये ऐसा वायरस है जो कि इंसान से और लाइक जानवरों से इंसान पे फैल सकता है। और अभी कुछ केसेस भी देखो, केरला में कुछ केसेस देखने को मिला है। ये वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ पैरामिड ऑक्सीवेरिडाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका जीनस हेनिपा वायरस है। ये RNA बेस्ड वायरस है। ये पहली बार आपका मलेशिया में पाया गया था, फिर निपाह विलेज मलेशिया में वहाँ पे इसका पहला केस देखने को मिला है। इसको कैरी करने वाले जो हैं वो फ्रूट बैट्स होते हैं। जो बैट्स होते हैं, देखो बैट्स ऐसे होते हैं जैसे हमने पहले के सेशंस में डिस्कस किया, बैट्स में हजारों वायरस मौजूद होते हैं, बट वो वायरस जो है ना इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसे इंटरफेरॉन सिस्टम बोलता है। इंटरफेरॉन सिस्टम होता है, प्लस हाई बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखते हैं बैट्स, हाई बॉडी टेम्परेचर। तो इस वजह से क्या होता है कि वायरस को एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके इन्फेक्ट कर सकें। तो ये एक चीज़ है। तो इस वजह से जो वायरसेस हैं उन पर ऐसा कोई असर जो है वो नहीं पड़ता है जब व्हेन यू टॉक अबाउट इन जनरल, व्हेन यू टॉक अबाउट कि ये क्यों आखिर इतने सारे वायरस कैरी कर जाते हैं। अब इसमें देखो कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं है, मतलब जो ऐसी दवा जो इन वायरस का खात्मा कर सके। फिर जो अगर दूसरी चीज़ देखा जाए कि जैसे थोड़े बहुत सपोर्टिव केयर्स हैं, हाँ, लेकिन हाँ इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे मान लो कोई भी निपाह वायरस से ग्रसित है, अब वो ठीक हो गया तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ होंगी। उस एंटीबॉडीज़ को निकाल के फिर लैब में नई एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है सिमिलर टू दैट एंटीबॉडीज़। तो जो लैब में बनी एंटीबॉडीज़ है उन्हीं को मोनोक्लोनल बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसे शरीर में हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है जो कि उस स्पेसिफिक उस वायरस बैक्टीरिया के लिए बनती है। तो अगर मान लो निपाह वायरस किसी को है और वो फिर ठीक हो गया तो इसका मतलब उसके खिलाफ जो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज शरीर में बन चुकी हैं। और अगर एक बार एंटीबॉडीज शरीर में बन गई तो इसका ये भी मीनिंग है कि वो सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म। तो सेम वही जो एंटीबॉडीज़ उसको लैब में प्रोड्यूस करके और फिर दूसरे पेशेंट्स को जो रिकवर नहीं कर रहे हैं उनको दिया जा सकता है। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बट इसको ऐसा बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा प्रिविलेंट वे में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये जस्ट वी कैन से कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो आपका किया जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे देखा जाए तो निपाह वायरस के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट है, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस फ्रॉम द फ्लेवरिडाई फैमिली। फ्लेवरिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं तो गलत स्टेटमेंट है। प्राइमरी नेचुरल रिजर्वायर वायरस का फ्रूट बैट है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ये आपको अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो यहाँ स्टेटमेंट ओनली 2 होगा। ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हमने देख लिया है। ये पैरामैक्सिको वेरिडाई फैमिली से है। विथ रेफरेंस टू निपाह वायरस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए लाइसेंस्ड वैक्सीन अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही हो रहा है, वो आपका जो है अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पोटेंशियल मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अवेलेबल तो है बट वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है इसमें? ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड, इससे नहीं होगा, ये बाकी सारी चीज़ों से होगा। इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट्स, इससे भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, ह्यूमन टू ह्यूमन वायर फ्लूइड, ये सारे तरीके हैं, इनसे स्प्रेड आपका हो सकता है। 1 2 3 स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आता है डिजिटल फॉसिल माइनिंग। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो फॉसिल्स क्या होता है? किसी जीव का रिमेन, उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। अब जैसे फॉसिल्स है, जैसे आप कोई ऐसा आप जा रहे हो कहीं पे और जो फॉसिल्स हैं वो आपको अगर अवेलेबल हो रहे हैं या मिल रहे हैं तो उस बेसिस में जैसे मान लो डायनासोर की हड्डी मिल गई तो आपको पता चलेगा अच्छा डायनासोर ये इतने समय पहले रहते थे, ये डायनासोर इस तरीके से था, ये सारी जानकारी मिल सकती है। बट स्क्विड क्या होता है कि ऐसा जीव होता है जो कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका ऐसा हड्डी टाइप ज़्यादा होता नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे रॉक्स हैं, जैसे पत्थर हैं, पत्थर में ये ऐसा जो इसके जैसे मान लो ये पत्थर है, इन पत्थरों में ही कुछ इसके कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो डिजिटल जो माइनिंग आपकी होती है, डिजिटल फॉसिल माइनिंग जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि लाइक जो मशीन का इस्तेमाल करके रॉक्स को थोड़ा एकदम थोड़ा ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी की जाती है लेयर बाय लेयर, हर लेयर का फिर एक 3D मॉडल बनाया जाता है और उनमें जो मौजूद ऐसा कुछ छोटा भी कण है स्क्विड का, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उस बेसिस में कंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे स्क्विड्स हैं, जैसे डीप सी स्क्विड्स हैं या कोस्टल स्क्विड्स हैं। ये एक जीव होता है, ये आप ध्यान रखना है, तो उसकी हमको जानकारी मिल पाई। जैसे इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि लगभग 100 मिलियन साल पहले जो है मॉडर्न स्क्विड एग्जिस्ट करता था। पहले हम सोचते थे कि 30 मिलियन ही है, बट अब मतलब जो कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कहा गया कि 100 मिलियन साल पहले भी स्क्विड्स आपकी मौजूद थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिजिटल फॉसिल माइनिंग। तो डिजिटल फॉसिल माइनिंग क्या है? ये मेथड ऑफ स्कैनिंग एंड क्रिएटिंग 3D मॉडल ऑफ फॉसिल हिडन इनसाइड द रॉक। ऐसे फॉसिल जो रिमेन्स हैं जो रॉक्स में मौजूद हैं, फिर उसका आप स्कैन करके और फिर 3D मॉडल क्रिएट करते हो विदाउट डैमेजिंग देम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द स्क्विड। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे तो स्क्विड इवॉल्व लॉन्ग आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, ये गलत स्टेटमेंट है। स्क्विड है वो ऐसा नहीं है, मतलब वी कांट से दिस थिंग। बाकी स्क्विड जो है इसने रिप्लेस किया शेल्ड सेफेलोपॉड्स जैसे अमोनाइट्स और बेलमेनाइट्स ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। ये एक फैक्ट दे रखा है तो आप पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो स्क्विड फैमिली है ये इवॉल्व की है विद इन 6 मिलियन ईयर्स ऑफ देयर अपीयरेंस। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका जो है सही है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक देखो न्यूज़पेपर का है, तो कंटेंट जो न्यूज़पेपर में आप करें उसको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। बट साइंस टेक के लिए आप पूरे तरीके से निर्भर हो सकते हैं। जो वीकली आपका सेशन है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस अनअकैडमी के अंदर भी मेरे कई सारे जैसे कोर्सेस करंट अफेयर्स के लिए है, तो कोड आप यूज़ कर सकते हैं SPLIV और उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो आगे के टॉपिक से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। GS प्लस ऑप्शनल दोनों कंबाइंड वे में आप कर सकते हैं। ये पूरा अमाउंट है, इस अमाउंट में आप सारे ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर खाली GS से जुड़ना चाहते हैं तो ये 19,999 में भी बाय यूजिंग द कोड SPLIV, इस कोड का यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें GS प्लस CSAT, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, एक्सेस टू ऑल बैचेस, सब कुछ 1-to-1 मेंटरशिप, हर एक आस्पेक्ट जो है वो इंक्लूडेड। तो नए बैचेस जो हैं उनका आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक बनता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA एडिटिंग यूजिंग बेस एडिटर्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA एडिटिंग यूजिंग बेस एडिटर्स। अब ये चीज़ थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनती है। देखो क्या होता है, लाइक अगर आप DNA की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट DNA, तो DNA बेसिकली क्या है? DNA कहाँ मौजूद होता है? जर्नल सेल्स में। जैसे मान लो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपका मौजूद होता है क्रोमोजोम, और जो क्रोमोजोम है फर्दर आप देखते हैं तो उसमें DNA, और DNA के अंदर जीन होती है, ऐसा होता है। बट जो DNA है वो न्यूक्लियस के अलावा भी मौजूद होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी DNA मौजूद होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल DNA को अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो जो प्रिवेलेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे एक टेक्नोलॉजी होती है, इस पर डिटेल में कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए कि क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो DNA जो न्यूक्लियस में मौजूद है उसको अगर आपको एडिट करना है, उस पर चेंजेस कर रहे हैं, तो क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब इसको क्या होता है कि जैसे ये टेक्नोलॉजी है, जैसे एक आप कपड़ा है उसको आपको कैंची से काट सकते हो, ऐसे DNA को अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन में काटना है तो उसके लिए क्रिस्पर CS9 का इस्तेमाल होता है। अब होता है क्या कि सर्टेन इसमें इसको मैसेजिंग के लिए आपको एक RNA की जरूरत होती है, जिसे हम गाइड RNA बोलते हैं। उस RNA के बेसिस पर ही इसको ऐसा मैसेज दिया जाता है कि ठीक है अब इस लोकेशन में इसको काटना है, DNA के इस हिस्से को आपको काटना है। बट क्या होता है कि यही जो गाइड RNA है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको अलाउ नहीं करता है। तो इस वजह से क्योंकि RNA ही वर्क नहीं करेगा, तो ये जो क्रिस्पर वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी माइटोकॉन्ड्रियल DNA में वर्क नहीं करेगी। तो इसको काउंटर करने के लिए बेस एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो बेस एडिटर है उसका इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है। जैसे जो हमारे शरीर है वो सेल्स के बने होते हैं, और जो सेल्स हैं उन सेल्स में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ठीक है, क्या मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके डीएनए को अगर आपको बदलना है तो आप बेस एडिटर का इस्तेमाल करोगे। अब बेस एडिटर में भी एक कंसेप्ट आपको ये समझना है कि जो डीएनए है ये जैसे एक दीवार है ना, एक दीवार एक ईंट की बनती है, कई ईंट मिलकर दीवार बनाते हैं, ऐसे ही डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में बनाने में एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं बेसिस। बेसिस में जैसे एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन। तो जब आप बेस एडिटर की बात करते हो तो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे, मतलब एकदम बेस लेवल पे चीज़ें चेंज किया जा सकता है, जैसे है ना ATG CG, इनको चेंजेस जो है वो किया जा सकता है बेस एडिटर के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि जब लाइक ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए नॉर्मल डीएनए है, यहाँ पे आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया और ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना। तो ये लाइक ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें अगर आपको चेंजेस करने, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आप सर्टेन लेवल पे आप बदलाव या चेंजेस आप करोगे तो यहाँ पे व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़, आप जो यूज़ या जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आप बेस एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो मदर से आता है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो कई बीमारियाँ होती हैं जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जो हैं वो भी काफ़ी नुकसान करती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई क्रिस्पर CS9 लिमिटेड अफेक्टिवनेस है, क्यों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊपरी कवर होता है वो गाइड आरएनए को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। गाइड आरएनए से ही वो सारी जानकारी मिलती है कि ठीक है आपको एक डीएनए के इस हिस्से को काटना है, तो वो अलाउ ही नहीं करता, तो फिर वो टेक्नोलॉजी काम ही नहीं कर पाएगा। व्हाट डज द बेस एडिटर डू इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये क्या है, इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जैसे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जैसे एक ईंट है वो मिट्टी का बनता है, फिर ईंट से दीवार बनती है, ऐसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड बेसिस का बनता है। तो मतलब अगर आप चाहो इंडिविजुअल जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना उस पर भी सर्टेन चेंजेस किए जा सकते हैं बेस एडिटर का इस्तेमाल करके। जो बेस एडिटर है उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसके माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। In the recent study by Dutch scientist, which delivery method was used to transport base editor into the cell for the mitochondrial DNA editing? तो यहाँ पे जो बेस एडिटर को ऐसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऐसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, तो लिपिड नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। ये आप याद रखो, जो इस्तेमाल किया गया था दैट इज़ लिपिड नैनो पार्टिकल्स। लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो है कंटेनिंग mRNA, तो इसका जो इस्तेमाल है वो आपका किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिसेंट ब्रेक थ्रू इन माइटोकॉन्ड्रियल बेस एडिटिंग, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पता लगाया गया कि जब हमने डीएनए में सर्टेन चेंजेस किए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में परिवर्तन और ये सब जो थोड़े बहुत हुए, उससे जो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग है वो और इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें देखने को मिला है मेंबर का पोटेंशियल जो है वो इम्प्रूव आपका जो है देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बन सकता है। अब अगर आप क्रिस्पर CS9 और बेस एडिटर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो जो क्रिस्पर CS9 है वो आपका डीएनए लाइक इसको मतलब डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो कट है वो किया जाता है। बेस एडिटर का क्या है, केमिकली कन्वर्ट करता है एक डीएनए बेस को दूसरे में विदाउट कटिंग। फिर ये क्या है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल मतलब क्योंकि डबल हेलिकल जो आपका स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको ही कट किया जाता है, तो उसको रिप्लेस करने का जरूरत पड़ता है सर्टेन स्ट्रैंड का। यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो क्या बेस एडिटर में क्या होता है कि जैसे साइटोसाइन बेस एडिटर क्या करेगा, इसको ऐसा चेंज करेगा, साइटोसाइन को थाइमिन में, गुआनाइन का एडेनाइन में, एडेनाइन को गुआनाइन में, थाइमिन को साइटोसाइन में। मतलब ये चेंजेस किस लेवल पे कर रहा है, बेस लेवल पे। तो इसमें ऐसा क्या है, कट करने का जरूरत नहीं। जैसे मान लो सपोज अगर कपड़ा है, कपड़े में आपको चेंज करना, तो एक तरीका है कैंची से उसको काट के नया कपड़ा लगा दो। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ आपको चेंज करना उसके धागे ऐसा निकाल के और उसी तरह के अच्छे धागे लगा दो। तो ये कुछ इसी तरीके का काम है। डीएनए बनता किससे, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड बनता किससे, उसमें बेसिस मौजूद होते हैं। इन बेसिस लेवल पे जो है आप चेंजेस कर रहे हो, बट पॉइंट सिर्फ इतना कि जो बेस एडिटर है ये ज़्यादा अफेक्ट मतलब यही वर्क करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जो क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें काम नहीं करती है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है दैट वी कॉल इट एज एटम इकोनॉमी। ये एक टर्म आपको याद रखना है कि एटम इकोनॉमी क्या है। देखो एटम इकोनॉमी आप बस इतना याद रखो, जैसे कोई रिएक्शन होता है A+B C बना रहा है, तो A+B, तो A और B दो केमिकल हैं, वो C एक दूसरा केमिकल बना रहा है, मतलब ये एक प्रोडक्ट है, फिर बाय प्रोडक्ट आपका C बन रहा है। तो किस तरीके से इसके जो एटम्स है इफेक्टिवली एक दूसरे से कंबाइन करके और प्रोडक्ट बना रहा है, कितना एफिशिएंटली, वो एटम इकोनॉमी होता है।
मतलब यहाँ पे कितना इन दोनों का रिएक्टेंट्स, कितना अमाउंट इफेक्टिवली आपस में जुड़ रहा है और फिर जो है वो आपका सी बन रहा है, मतलब एक दूसरा कंपोनेंट आपका बन रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको एटम इकोनॉमी जो है वो आपको इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एटम इकोनॉमी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, और भी टॉपिक्स है नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग सेशन को शेयर जरूर से करें, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। SPLIV कोड यूज़ आपको करना है। GS प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं कंबाइंड इस अमाउंट में। और उसके अलावा भी अल्टीमेट ऑफर है जिसमें आप 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस प्राइस में 19,999, जहाँ पे सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIVE। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।